हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2020 के रिव्यू प्रॉब्लम्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी उसमें एक प्रीवियस वीडियो में 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई थी और अब आज की एक वीडियो है जिसके अंदर फिर से कुछ 2 प्रॉब्लम्स हैं। टोटल 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड वंस अगेन इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आप इग्नोर करेंगे और फोकस सारा होना चाहिए आपका कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर। ठीक है, सो कंसेप्चुअल लर्निंग इज़ द की ऑब्जेक्टिव। मेन फोकस हमारा इस वीडियो को बनाने का है कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड इसके थ्रू आप फिर जब कंसेप्ट्स को पूरी तरीके से लर्न कर जाओगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, देन आप जो जेई ओरिएंटेड बुक्स हैं उनके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स को आप अपने ही लेवल पर ट्राई कर सकते हो। और आई एम वेरी मच श्योर कि कंसेप्ट्स को सीखने के बाद आपकी जो जेई ओरिएंटेड बुक्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन है हमारे सामने उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्या है। तो यहाँ पर ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, राइट। ये जो राइट साइड आप फिगर देख रहे हो यहाँ पर, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। और अब मैं इसके सिम्बॉलिकली चीज़ों को लिखते जा रहा हूँ। इसका मास कैपिटल M सपोज करो 25 किलोग्राम क्वेश्चन में गिवन है। और इसके साथ यहाँ पर एक पिस्टन कनेक्टेड है। इस पिस्टन का मास भी हमें दे रखा है, लेट्स से स्मॉल m, वो भी लेकिन 25 किलोग्राम है। सो यहाँ पर ये दोनों मासेस गिवन है। सिलेंडर का मास 25, पिस्टन का मास 25, राइट। सो एक को मैंने कैपिटल M मान लिया और एक को स्मॉल m मान लिया है। उसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरिया गिवन है विच इज़ 0.4 डेकामीटर स्क्वायर। यूनिट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है एरिया में, ठीक है। सो एरिया गिवन है और इस पिस्टन की एक हाइट यानी कि h गिवन है। तो मैं इसको सिम्बॉलिकली ट्राई करूँगा इन टर्म्स ऑफ h, मासेस, एरिया, राइट। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो सिस्टम है स्ट्रिंग एंड मतलब ये जो पिस्टन है, ये जो सिलेंडर है, एक आइडियल स्ट्रिंग, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के थ्रू इसको एक यहाँ पर पुली से कनेक्ट किया गया है। मतलब ये जो फिगर है बहुत छोटा सा बना हुआ है, बट आप ज़रा फोकस करेंगे, ये एक सर्कुलर पुली है। सर्कुलर पुली, इसका स्पेसिफिकेशंस गिवन है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा गया है और रेडियस r दे रखा है। सो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कि इसका रेडियस r और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I, ये सब गिवन है हमें। तो जो कुछ भी मैं डायग्राम के साथ लिख रहा हूँ वो गिवन पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। एंड फाइनली ये कह रहे हैं कि जो पिस्टन है बहुत टाइटली फिटेड है। टाइटली फिटेड पिस्टन होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये पिस्टन और ये जो सिलेंडर है ये दोनों एज अ यूनिट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए से आ रहे हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंटेनर एंड पिस्टन मूव डाउनवर्ड विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये गिवन है आपको। यानी कि पिस्टन इस सिलेंडर के रिलेटिवली कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, बिकॉज पिस्टन की एक्सेलरेशन और इस सिलेंडर की एक्सेलरेशन अगर आइडेंटिकल है तो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में पिस्टन स्टेशनरी हो जाएगा। उसकी कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगी, राइट। ठीक है, सब कुछ इतना हो गया। और इतना करने के बाद इसमें मेरे को सॉल्व क्या करना है वो बता दूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इसके इनसाइड एक हीलियम गैस है, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ दैट हीलियम गैस, है ना। इसके इनसाइड जो हीलियम मास है, हीलियम गैस, उसका कितना मास है ये कैलकुलेट करने को दिया गया है, राइट। और ये P0 आउटसाइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी दे रखा है ना। तो मैं इस P0 को सर्किल कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये गिवन पैरामीटर है। सो जितने भी गिवन पैरामीटर्स हैं उनको मैं एक बार फिर से सर्किल कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इनकी थोड़ी सी अजीब सी हैं, बट ये सारे आपके गिवन पैरामीटर्स हैं। तो आप इस क्वेश्चन के आइडिया को समझो क्या है। इस क्वेश्चन का आइडिया क्या होना चाहिए कि ये सिलेंडर और पिस्टन एज अ यूनिट अगर किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहे हैं, बट वो एक्सेलरेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में कितना है। सो ये ए मैंने यहाँ लिखा ज़रूर है, बट इस ए की वैल्यू गिवन नहीं है। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली है, उसका रेडियस है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करना है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को यूज़ करना है और जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना है और चेक करते हैं इसका मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन समझने के बाद इसका अगर आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो देखिए कैसे सोल्यूशन होगा इसका। स्टेप नंबर 1, राइट।
हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स आएगी, राइट, और ये इसका सेंटर है जिसके अबाउट मान लेते हैं कि ये किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा से रिवॉल्व कर रहा होगा। तो अगर ये पुली अल्फ़ा के एंगुलर एक्सेलरेशन से रिवॉल्व करेगी तो इस पुली के लिए, है ना, इस पुली के लिए आप टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेट करता हुआ इक्वेशन बना सकते हो, विच इज़, अगर ये रेडियस आर दे रखा है इसमें तो यू कैन राइट दिस टी विच इज़ द टेंशन फोर्स। तो आप इक्वेशन ये लिखोगे, टेंशन फोर्स इंटू रेडियस आर विच डिफाइंस टॉर्क अबाउट दिस सेंटर पॉइंट, एंड दैट टॉर्क शुड बी इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड देन अल्फा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाओगे उसका ध्यान से देखो। सो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, फॉर द सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा फिगर में रिड्यूस कर रहा हूँ साइज़ में, बट चलेगा ये चीज़, है ना। तो फिगर को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये जो पिस्टन है जिसका मास मैंने स्मॉल एम से डिनोट किया है और जो सिलेंडर है उसका मास कैपिटल एम से डिनोट किया है, मैं इसको एक यूनिट मान रहा हूँ। आई मीन पिस्टन और सिलेंडर को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, इनके अलग अलग डायग्राम नहीं बना रहे, इनको एक यूनिट मान लेते हैं। तो इनको जब आप यूनिट मानोगे तो इस पर फोर्सेस कौन कौन सी हो गई, एक तो यहाँ से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसकी वजह से फोर्स आ जाएगा ऊपर की साइड में एज ए टेंशन फोर्स टी यहाँ पर, और जब इसको यूनिट मान लेंगे तो इस पूरे यूनिट के पास ग्रेविटी की फोर्स काम करेगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। और ये पूरा यूनिट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मान लो ए से अगर आ रहा हो तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाई जाएगी फॉर द कंप्लीट यूनिट, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी माइनस टी शुड बी द टोटल मास ऑफ द यूनिट टाइम्स ए। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम में से कुछ लोगों के मन में एक थॉट आएगा, ठीक है, वो क्या थॉट आएगा बता रहा हूँ आपको। हम में से कुछ लोगों के मन में ये थॉट आता है कि इस यूनिट के अंदर कुछ हीलियम गैस भी है, तो उस गैस का मास भी तो काउंट करोगे ना आप, राइट। और आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो कि हीलियम गैस जो है उसका भी कुछ मास इस पूरे यूनिट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में न्यूमेरिक वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं, मतलब इतनी स्मॉल यूनिट से अगर आप देखो, यूनिट्स बड़ी कम है, ये जो वॉल्यूम है, लेंथ, एरिया है, जो हाइट है, वो बहुत लेसर यूनिट में, स्मॉल यूनिट्स में है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन लगाया जा रहा है। रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन ये है कि जो वॉल्यूम यहाँ पर है हीलियम गैस का वो काफ़ी कम है, और उस कम वॉल्यूम में हीलियम गैस का जो मास होगा, राइट, वो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो इतना हैवी मास नहीं होगा कि वो कंटेनर के मास के सामने कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी उसकी, बिकॉज सिलेंडर और पिस्टन मिल करके 50 किलोग्राम हो रहा है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि चलो हीलियम गैस का मास 50 किलोग्राम के सामने नेग्लेजिबल वैल्यू का होगा, और इसीलिए उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये मेरा अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। देखते हैं मेरे इस अप्रॉक्सीमेशन के बाद क्या आंसर आएगा, उसको हम एंड पे चेक करेंगे। अच्छा, दूसरा एडवांटेज यूनिट मानने का ये होगा कि जब आप इसको यूनिट मान लोगे तो आपको गैस का प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रेशर बाय द गैस इंटरनल फोर्स में चला जाएगा। जो गैस होगी वो जो प्रेशर इस पिस्टन पे लगाएगा तो वो इंटरनल फोर्स होगा, और न्यूटन लॉ के टाइम पर आप सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को चेक कर रहे होते हो। सो नो नीड ऑफ प्रेशर बाय द गैस, कोई ज़रूरत नहीं है उसको देखने की, ठीक है। इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको यूनिट मान रहे होगे, नोटिस करना, बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन के टॉप साइड पर है ना, यहाँ पर देखिएगा, पिस्टन के टॉप साइड पर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा यहाँ से। बट जब आप इसको पूरा यूनिट मानोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन के बॉटम साइड से भी आएगा। पिस्टन की जो बॉटम साइड है इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, और पिस्टन के टॉप साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द टॉप बॉटम साइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द टॉप साइड कैंसिल आउट कर जाएंगे। अगर आप उसको कंसिडर भी करोगे ना तो उसका इस सेकंड इक्वेशन में कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। सो इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज सेकंड इक्वेशन ही हमारी
बहुत स्मार्टली बनानी पड़ेगी आपको, बहुत स्मार्ट तरीके से इस इक्वेशन को बनाना होगा सो दैट कि आप मैक्सिमम अनवांटेड फोर्सेस को स्किप कर पाओ और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ। एक और इक्वेशन होती है जो अल्फ़ा और ए को रिलेट करती है, जिसको आप रोटेशनल मैकेनिक्स के कंसेप्ट में लर्न करते हो, दैट एक्सेलरेशन ए शुड बी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो अगर आप इन 3 इक्वेशंस की बात करो, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इन 3 इक्वेशंस की, तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करने के बाद आई गेस कि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, दैट मीन्स कि पहले स्टेप पर आप एक्सेलरेशन सॉल्व कर लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन हमने सॉल्व कर लिया इन 3 इक्वेशंस के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीलियम गैस का मास निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे इस हीलियम गैस का मास फाइंड करना है तो मैं हीलियम गैस के लिए ना, ये जो हीलियम गैस है यहाँ पर, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे। और आइडियल गैस इक्वेशन हीलियम गैस के लिए किस तरीके से काम करेगी वो देखो। प्रेशर बाय द हीलियम गैस into its volume equals to n, which is number of moles. Number of moles will be the mass of helium gas by the molar mass, capital M, let capital M is the molar mass, into R into temperature, PV equals to nRT लगा देंगे। अब ज़रा एक बार ध्यान से देखो, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे निकालनी है और क्या चीज़ ऐसी है जो गिवन है या फिर सॉल्व की जा सकती है। तो मास ऑफ हीलियम, ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आई मीन क्वेश्चन में आपको यही चीज़ पूछी गई है। ज़रा देखें कि इसके अलावा क्या सारी वैल्यूज़ पता है मेरे को, क्या इसके अलावा मुझे सारी वैल्यूज़ पता हैं? तो देख लेते हैं एक बार यार, क्या इसके अलावा हो सकता है सारी वैल्यूज़ पता हो मुझे। तो देखिए टेम्परेचर T, हाँ दिया हुआ है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो चलिए इसको टिक कर देते हैं कि टेम्परेचर पता है। मोलर मास हीलियम का, तो ये तो हम सबको पता होता है कि 4 ग्राम है, राइट। वॉल्यूम, हाँ तो वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली तो दे ही दिया है। अगर आपको हाइट गिवन है और एरिया गिवन है तो इसका मतलब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट। हाँ तो ठीक है, वॉल्यूम भी दे दिया। तो अगर मुझे मास ऑफ हीलियम गैस सॉल्व करना है, अब तो सिर्फ एक ये चीज़ बची है आपके लिए कि अगर आप किसी तरीके से हीलियम गैस का प्रेशर फाइंड कर लो। अगर ये फाइंड आउट कर लिया जाए कि अंदर जो हीलियम गैस है उसमें कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से नहीं, कन्फर्म है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन का पर्पस देखना है। इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ आपको एक कंसेप्ट्स को क्लियर करने का है, आंसर लाना वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा इस समय। तो प्रेशर ऑफ हीलियम गैस कैसे लाएंगे, अब एक फिर स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए आपका। डिसीजन कैसे होगा? अब आप क्या करो, अब सिर्फ पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम, ना ओनली पिस्टन। तो अगर हम सिर्फ पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, ये जो पिस्टन है अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम लें तो क्या क्या फोर्स आएंगे इसके ऊपर, देखो क्या क्या फोर्सेस आएंगे। अगर आप पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हो तो उसका mg। अब जब सिर्फ पिस्टन का फोर्स लोगे आप, ओनली पिस्टन, तो आपको यहाँ पर टेंशन फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ पिस्टन के टॉप साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स आएगा विच इज P0 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और सिर्फ पिस्टन की जब बात की जाएगी तो अंदर से हीलियम गैस का प्रेशर भी लगेगा इसके ऊपर। सो इनसाइड से प्रेशर फ्रॉम द हीलियम गैस मल्टीप्लाइड बाय एरिया भी लगाओगे। पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिस्टन के फ्री बॉडी डायग्राम में इसका mg, स्ट्रिंग का फोर्स, बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर और अंदर से हीलियम गैस का प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा। और उन सब के बाद इस पिस्टन की एक्सेलरेशन a है और वो एक्सेलरेशन पहली 3 इक्वेशन से आ चुकी है। इनफैक्ट पहली 3 इक्वेशन से सिर्फ a ही नहीं आएगा, अगर आप न्यूटन लॉ के क्वेश्चंस लगाते होगे तो टेंशन भी आएगी, t भी आएगा इसमें से। तो अब हम यहाँ पर पिस्टन के लिए इक्वेशन बनाएंगे और जब फाइनली आप इस पिस्टन की इक्वेशन बनाओगे, न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन फॉर दिस पिस्टन जिसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो अगर यहाँ पर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन बनाते हैं और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो mg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, प्लस ये P0 a डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
माइनस प्रेशर फ्रॉम द हीलियम साइड इनटू एरिया, ये वाला फोर्स, और माइनस टी, एंड इक्वल्स टू मास ऑफ द पिस्टन इनटू एक्सेलरेशन। और अब इस इक्वेशन में देखना, मास ऑफ पिस्टन गिवन है, टेंशन फोर्स पहली 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी पहली 3 इक्वेशन से सॉल्व होगा, एरिया गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, मास गिवन है, जी पता है, एरिया पता है, तो सिर्फ एक अननोन है इसके अंदर, PHE। तो मुझे लग रहा है कि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो PHE सॉल्व हो सकता है, और PHE जब सॉल्व हो जाएगा तो यही PHE उठा करके आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सो आप ये मत सोचिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या आएंगी, आप सिर्फ इस लॉजिक पे ध्यान दो कि ये स्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई मीन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर चैप्टर्स, राइट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर चैप्टर्स इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कंसेप्ट JEE ओरिएंटेड है, आई मीन JEE की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली JEE एडवांस की, और अगर आप एम कर रहे हो टॉप रैंक्स की तरफ, तो आपका एक ब्रॉड विज़न बनता है, कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, एंड डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो है आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। फाइनली मैं इसके आंसर को डिस्क्लोज कर दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो फाइनल आंसर है, आई मीन मैं इसको यहीं साइड में लिख रहा हूँ, दैट फाइनल आंसर जो आएगा इसका, द मास ऑफ हीलियम गैस इन द फाइनल आंसर विल बी जस्ट 0.4 ग्राम्स, ओनली 0.4 ग्राम्स। सो अब मैं अपनी जस्टिफिकेशन दे दूँगा कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या कहा था कि यूनिट मानते समय मैंने हीलियम का मास कंसिडर नहीं किया था, और तो अप्रॉक्सीमेशन से मेरा आंसर जो हीलियम का आ रहा है वो 0.4 ग्राम आ रहा है, राइट। तो 0.4 ग्राम अगर यहाँ कंसिडर कर भी लेते तो ये टोटल वैल्यू 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम के अंदर अगर आप 0.4 ग्राम ले भी लेते तो बहुत ज़्यादा आंसर में फ़र्क नहीं आने वाला था। यानी कि ये आंसर जो है वो रीजनेबल जस्टिफिकेशंस, रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशंस के बेसिस पे सॉल्व किया गया है, एंड 100% सही आंसर है चल रही है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही क्वालिटी प्रॉब्लम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, राइट। और जैसे मैंने पिछले बार सजेशन दिया था आपको कि सॉल्यूशंस आप बाद में देखना चाहिए थे, ठीक है। हालांकि मुझे ये लाइन पहले बोलनी चाहिए थी कि सॉल्यूशंस जो हैं वो हम तब देखें जब हमसे क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आप सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करा करें, बिकॉज मेरी वीडियोस में आपकी इक्वेशंस को कंफर्म किया जाएगा कि आप इक्वेशन सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम के बाद एक और प्रॉब्लम है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है आज की, सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। रिवीजन का शेड्यूल चल रहा तो आपका ये सेकंड प्रॉब्लम भी है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है यहाँ पर, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए इस टाइम पर। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये तो जो आप देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है ना, ये हीटर है। उसके अलावा ये एक क्लोज सिलेंडर आपको दिख रहा है, राइट, क्लोज सिलेंडर, और इसका पूरा वॉल्यूम बिगिनिंग में दे रखा है 44.8 लीटर। टोटल वॉल्यूम गिवन है 44.8 लीटर। एंड पहली लाइन पढ़ो आप, तो इज इट डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय द हॉरिजॉन्टल पिस्टन। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिनली ये V0 वॉल्यूम है और ये V0 है, जिसमें V0 की जो वैल्यू है वो 22.4 लीटर है। वाई 22.4 लीटर? बिकॉज टोटल वॉल्यूम दे रखा है 44.8, तो हाफ वॉल्यूम इज़ 22.8। तो मैं सिम्बल्स यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज मैं क्वेश्चन को सिम्बॉलिकली ही सॉल्व करूँगा आपके लिए। सो नाउ वॉल्यूम गिवन है, राइट। ईच हाफ, सेकेंड लाइन, ईच हाफ ऑफ द सिलेंडर हैज़ 4 ग्राम हीलियम, राइट। तो मास ऑफ हीलियम गिवन है, एंड व्हेन मास ऑफ हीलियम इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, तो आई विल डिनोट द इनिशियल टेम्परेचर बाय T0, इनिशियल टेम्परेचर बाय T0। मास इज गिवन विच मीन्स नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको, बिकॉज जब मास गिवन होगा तो मास इज ऑलवेज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। तो ठीक है, ये मास हो गया, और कैपिटल M का मतलब उस सिस्टम का, उस गैस का मोलर मास है, ठीक है। टेम्परेचर T0 दे रखा है आपको, ये सारी वैल्यूज गिवन है इनिशियल टेम्परेचर से।
अब उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर एक 220 वोल्ट यानी कि वोल्टेज गिवन है का हीटर कुछ टाइम के लिए ऑन किया गया है ना। हीटर को कुछ टाइम के लिए, इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो वोल्टेज गिवन है प्लस रेजिस्टेंस गिवन है 240, तो लेट वोल्टेज को आप V से डिनोट कर दो, ये वोल्ट यूनिट हो गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है। तो आप समझ जाओगे कि ये थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी टच है इसके अंदर। और ये कह रहे हैं कि इस हीटर को कितनी देर के लिए ऑन करा जाए, कितने टाइम के लिए इस हीटर को ऑन किया जाए ताकि क्या हो जाए, ताकि जो हीलियम अपर पार्ट में है इस पोर्शन में, ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जो हीलियम है इस ऊपर वाले पोर्शन में, उसका टेम्परेचर जो बिगिनिंग में 0 डिग्री सेल्सियस था वो इंक्रीज़ करके 136.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। सो ये पूरा क्वेश्चन है। और साइड में आपको दिख रहा होगा CPCV है, बट फिर से एक बार मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यूनिट्स देखा करो। CPCV ये मोलर हीट कैपेसिटीज़ नहीं है, बिकॉज ये पर किलोग्राम में है, और पर किलोग्राम का मतलब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं, दे आर नॉट मोलर हीट कैपेसिटीज़। ठीक है, तो अब आप एज ए स्टूडेंट क्या करोगे, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर अगर नहीं होगा तो आप इसको दोबारा यहाँ से वीडियो रिज्यूम कर लीजिएगा, एंड देन आप चेक करोगे कि आपकी वर्किंग कितनी सही है और कितनी गलत है। मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ टेम्परेचर बढ़ने के बाद। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो ये पिस्टन है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ऑब्वियसली होगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो V1 हो गया और यहाँ पर वॉल्यूम हो गया V2। प्रेशर इन द अपर पार्ट बिकम्स नाउ P1 एंड प्रेशर इन द लोअर पार्ट बिकम्स P2। हाँ, एक चीज़ और बहुत ध्यान से समझना, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें इस V0 की वैल्यू दी गई है 22.4 लीटर। नंबर ऑफ़ मोल दे रखे हैं, इनफैक्ट नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4 ग्राम हीलियम है, तो 4 ग्राम हीलियम का मास है और उसका मोलर मास भी 4 ग्राम है, इसका मतलब N1 है यहाँ पर। और टेम्परेचर देखो कितना है यहाँ पर, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है यानी कि 273 केल्विन है। तो 22.4 लीटर 1 मोल आइडल गैस और 273 केल्विन टेम्परेचर। क्या समझ में आ रहा है इससे? अगर आप थोड़ा सा आइडल गैस इक्वेशन लगाओ तो 22.4 लीटर 1 मोल 273 केल्विन टेम्परेचर, ये सब मिलकर के आपसे क्या कह रहे हैं जानते हो, कि जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर वो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना चाहिए, बिकॉज ये सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। P0 22.4 लीटर है, 1 मोल है, 273 केल्विन है। सो ये पूरा पूरा इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियल प्रेशर जो है यहाँ पर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हो आप। ठीक है जी, चलिए, तो इनिशियल प्रेशर्स पता है हमें, राइट, इनिशियल प्रेशर्स पता है। और अगर नहीं भी पता है तो आप PV = nRT के थ्रू सॉल्व भी कर सकते हो। हालांकि वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, टेम्परेचर पता है, तो प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय PV = nRT। दैट मीन्स कि जो गैसेस हैं उनकी इनिशियल कंडीशंस आपको पूरी तरीके से पता है, उनके इनिशियल वॉल्यूम पता है, उनके इनिशियल टेम्परेचर्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, इवन उनका इनिशियल प्रेशर भी पता है। सो जो भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एक गैस के लिए हो सकता है वो सब कुछ पता है यहाँ पर। और यही थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में होता है कि आपको इनिशियल कंडीशन तो दे दी गई, अब आप उन कंडीशंस को कुछ टाइम बाद देखते हो कि कुछ टाइम बाद क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ना कि क्या होना चाहिए कुछ टाइम बाद। सॉल्यूशन पार्ट की तरफ आओ। तो मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, कुछ V1 हो गया और प्रेशर P1 हो गया है, जैसा कि डायग्राम देख रहे हो, और लोअर वाले का V2 P2 हो गया है। इसके अलावा जो अपर पार्ट है उस गैस में उसका टेम्परेचर T1 हो गया मान लेते हैं, और लोअर पार्ट का टेम्परेचर T2 है। ये सब कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड आपकी इनिशियल कंडीशंस हैं और राइट साइड हमारी फाइनल कंडीशंस हैं। अब ध्यान देखते हैं, यहाँ पर जो की पॉइंट है जहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए था वो ये है, द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड द पिस्टन आर इंसुलेटर। सो यहाँ पर इंसुलेशन हो गया, यहाँ भी इंसुलेशन हो गया, यहाँ भी इंसुलेशन हो गया, और ये चारों साइड से इंसुलेशन हो गया। तो जब ये चारों साइड से इंसुलेशन है
तो इस पोर्शन में, गैस के इस पोर्शन में कहीं से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है वो कम्प्लीटली एडियाबैटिक प्रोसेस है। अपर पार्ट इज़ कम्प्लीटली एडियाबैटिक प्रोसेस बिकॉज वहाँ पर प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसे में जब ये अपर पोर्शन की बात करोगे और वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस में चल रहा है, दैट मीन्स उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ बदल रहा है विदाउट एनी हीट ट्रांसफ़र। तो हम सबको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन लिखी जाती है T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1, जिसमें गामा को एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहते हो। और हीलियम जो कि मोनो एटॉमिक गैस है, तो गामा फॉर द मोनो एटॉमिक गैस विच इज हीलियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते हैं, इट इज़ 1 + 2 डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ 3 फॉर द हीलियम। हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है। सो यहाँ से ये 5/3 बनता है। अब अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हो तो टेम्परेचर T0 है, लेफ़्ट साइड का वॉल्यूम V0 है, गामा -1 यानी कि 5/3 - 1 विल बिकम 2/3। राइट साइड अपर पार्ट का टेम्परेचर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर ऑफ द अपर पार्ट जिसको मैंने यहाँ T1 लिखा है, ये अननोन नहीं है, ये गिवन है। कहाँ गिवन है? ये चीज़, यही चीज़ T1 है आपकी 136.5, इसी को आपने T1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह T1 कर दूँ। अब इस 1 और इस 2 से कन्फ्यूज़ मत करना। 1 2 का मतलब इनिशियल स्टेट, मैं इसको T इनिशियल V इनिशियल कर दे रहा हूँ और T फाइनल V फाइनल कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो इनिशियल पैरामीटर्स लेफ़्ट साइड पर हैं और फाइनल पैरामीटर्स में फाइनली इट इज़ T1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज़ V1। सो इसमें नोटिस करना T0, V0, T1 ये तीनों चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक चीज़ अननोन है, वो है V1। तो अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास V1 सॉल्व होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद V1 सॉल्व हो जाएगा। और जब V1 सॉल्व हो जाएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद, ठीक है ना, कैलकुलेशंस एक बार फिर मैंने स्किप करी हुई है, तो अपर पार्ट का प्रेशर भी सॉल्व कर सकते हो। प्रेशर इन द अपर पार्ट विच इज़ P1 इंटू V1 अपॉन T1 यानी कि फाइनल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में P0 V0 अपॉन T0। तो इनिशियल स्टेट का प्रेशर पता है, एटमॉस्फेरिक है। इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम पता है, 22.4 लीटर है। इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर पता है, 0 डिग्री सेल्सियस है यानी कि 273 केल्विन है। फाइनल टेम्परेचर दे रखा है 136.5 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइनल वॉल्यूम यहाँ से मिल जा रहा है मुझे इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद। तो अब आप ये भी पता लगा सकते हो कि अपर पोर्शन का फाइनल प्रेशर क्या होगा। सो अब हम इसको भी बॉक्स में डाल रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ें मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हम धीरे धीरे कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं। तो अपर पार्ट का प्रेशर भी कैलकुलेट हो गया, यानी कि अब अपर पार्ट की गैस के पैरामीटर्स कंप्लीटली सॉल्व हो गए। अब हम बात करेंगे लोअर पार्ट पे। तो लोअर पार्ट ऑफ द गैस जो है उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो वो सिंपल है। लोअर पार्ट ऑफ गैस का वॉल्यूम आसानी से निकल सकता है बिकॉज टोटल वॉल्यूम तो फिक्स है ना, V0 + V0, सो टोटल वॉल्यूम इज़ 2 V0। सो इफ़ ऑन वन साइड इट इज़ V1 देन ऑब्वियसली द अदर साइड वॉल्यूम शुड बी। नाउ अब आप लोअर पार्ट पे आ जाओ, ठीक है ना। लोअर पार्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लोअर पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, 2 V0 माइनस और अपर पार्ट का वॉल्यूम, और यहाँ पर एक पॉइंट समझने का, इक्विलिब्रियम तब आएगा या फिर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कंडीशंस लगाओगे तो इस पिस्टन के ऊपर की साइड और पिस्टन के नीचे की साइड का प्रेशर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। प्रेशर ऑन द टॉप साइड ऑफ पिस्टन एंड प्रेशर फ्रॉम द बॉटम साइड ऑफ पिस्टन, they must be equal provided we assume the piston to be massless, provided we assume the piston to be massless, right? अगर हम ये माने, और ये मेरी तरफ से क्वेश्चन में मिसिंग है आई थिंक कि पिस्टन मासलेस है, तो वहाँ लिखना चाहिए था पिस्टन के बारे में कि पिस्टन इज़ मासलेस, नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे देखो, ठीक है ना। तो अब आप अगर प्रेशर्स इक्वेट करते हो तो लोअर पार्ट के लिए देखिएगा,
फॉर द लोअर पार्ट, P फाइनल इंटू V फाइनल अपॉन T फाइनल इक्वल्स टू P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल। अब इस इक्वेशन में एक चीज़ बताओ, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोअर पार्ट के लिए पूरी तरीके से गिवन है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोअर पार्ट के लिए गिवन नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखो तो क्या क्या चीज़ें आपको सामने आ रही है, एक बार देख लेते हैं। तो लोअर पार्ट का इनिशियल प्रेशर पता है, लोअर पार्ट का इनिशियल वॉल्यूम पता है, लोअर पार्ट का इनिशियल टेम्परेचर पता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये सब कुछ पता है मुझे। ठीक है, ये सब कुछ पता है लोअर पार्ट के बारे में। लोअर पार्ट का फाइनल वॉल्यूम पता है, ये चीज़ लोअर पार्ट का फाइनल वॉल्यूम यही होगा 2V0 माइनस V1। लोअर पार्ट का फाइनल प्रेशर भी आपको पता है कि जो लोअर पार्ट है उसका फाइनल प्रेशर अपर पार्ट के बराबर ले लेंगे। और अपर पार्ट के बराबर क्यों ले लेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाने के लिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाने के लिए आप ये काम भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए, तो आगे क्या होगा देखिए, सिर्फ एक चीज़ बची है टी फाइनल। तो अब मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि टी फाइनल, इसी को हम T2 लिख रहे हैं यहाँ पर, T2, टी फाइनल मतलब T2 भी अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चा कि आप सिर्फ प्रॉब्लम के आइडियाज़ को देखना तभी। चलिए, जब क्वेश्चन के फाइनल पार्ट्स पे आओ, फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है। सब कुछ जो कैलकुलेशंस का पार्ट था वो डन हो गया, अब लॉजिक पार्ट पर आते हैं, लॉजिकल पार्ट। तो लॉजिकल पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है आपसे कि अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये कितने टाइम के लिए ऑन होगा। तो लॉजिकल पार्ट सुनिएगा, लॉजिकल पार्ट पे अगर आप आते हो तो क्या कह रहा है वो, आप इन दोनों पोर्शंस को मिला करके एक कंपोजिट यूनिट मान लो, एक कंपोजिट यूनिट। और ये मेथड आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लोज सिलेंडर, उसके अंदर पिस्टन होगा और एक तरफ गैस है, दूसरी तरफ गैस है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपर गैस और लोअर गैस को मिला करके एक सिंगल यूनिट मान लें अगर, तो इस पूरे सिंगल यूनिट में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का ज़रा एंगल सोचो कि कहाँ से एनर्जी रिसीव हो रही है और वो एनर्जी कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। तो देखते हैं इसको कैसे करना चाहिए ना। देखो बच्चा, कैसे करोगे इसको, इलेक्ट्रिकल हीटर से उसको हीट रिसीव होगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये हीटर उसमें हीट सप्लाई करेगा। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड विल बी V² अपॉन R, रेट ऑफ हीट इनटू टाइम, जितना इसको ऑन करोगे आप टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो ये थर्मल एनर्जी इस पूरे सिस्टम में एंटर करेगी। और इतनी थर्मल एनर्जी जब पूरे सिस्टम में एंटर करेगी तो इसकी वजह से लोअर पार्ट ऑफ गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी और अपर पार्ट ऑफ गैस की भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। तो इट शुड बी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द लोअर पार्ट प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द अपर पार्ट। ये इस क्वेश्चन में करना चाहिए आपको, दोनों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी करोगे लोअर पार्ट के लिए और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अपर पार्ट के लिए। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालेंगे कैसे, चेंज, ये ध्यान देना, ये सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स जो थर्मल एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि ये चारों साइड से इंसुलेटेड है ना, तो जो एनर्जी अंदर आ गई इस हीटर की वजह से, अगर कोई थर्मल एनर्जी अंदर आ गई है तो अब वो एनर्जी और कहीं बाहर तो निकल नहीं सकती, क्योंकि जब चारों साइड इंसुलेटर है तो वो एनर्जी कहीं से भी बाहर नहीं जाएगी। तो उस एनर्जी को अंदर ही इनसाइड द सिस्टम ही हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और ये हम कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली मास निकाल लो आप। मास तो दिया ही हुआ, इनफैक्ट निकालना क्या है इसमें, मास गिवन है 4 ग्राम हीलियम तो दे ही रखा है आपको, बट उसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो m, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का तरीका एक ही है, mCV डेल्टा T, तो डेल्टा T ऑफ लोअर पार्ट, और ऐसे ही mCV
और डेल्टा टी ऑफ अपर पार्ट। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ूंगा। देखिए, मास गिवन है 4 किलोग्राम, तो उसको यूनिट पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। CV यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी वाला ना रखना, CV आप ये वाला पुट कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी जूल्स पर किलोग्राम में है। तो क्योंकि आप मास यूज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मास यूज़ कर रहे हो 4 ग्राम, कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, तो बगल में जो CV है ये भी हमारा जूल्स पर किलोग्राम में आएगा। और डेल्टा टी, दोनों तरफ की गैसेस के इनिशियल टेम्परेचर्स नोन हैं और अब दोनों के फाइनल टेम्परेचर्स भी नोन हैं। तो लोअर पार्ट का डेल्टा टी जब निकालना होगा तो वो T2 माइनस T0 होगा, और अपर पार्ट का जब डेल्टा टी निकालना होगा तो वो T1 माइनस T0 होगा। तो क्योंकि ये सब कुछ कैलकुलेट करा जा चुका है, ऊपर सारी कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं बचता। अल्टीमेटली यहाँ पर अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ेंगी। और जब ये सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे फाइनल आंसर्स में लाने पर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, मैनुअली मत करिएगा कैलकुलेट। मैनुअली कैलकुलेट करने का मतलब टाइम आप जो है वो किल करोगे अपना, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो फाइनली योर आंसर विल बी दैट द टाइम इंटरवल शुड बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट, दैट इज़ 60 सेकेंड्स, कि लगभग 1 मिनट के लिए उस हीटर को हमें ऑन करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में हीटर और गैस ये मेरा कंसेप्ट है नहीं था। आई मीन देखो, मेरा लॉजिक क्या था ना कि अगर आप एक क्लोज बॉक्स के अंदर, इनसाइड अ क्लोज बॉक्स, पिस्टन को आगे पीछे कर रहे हो, तो जो भी आप थर्मल एनर्जी रिसीव करोगे वो इन दोनों के डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, सम ऑफ डेल्टा यू। हमने यहाँ वर्क क्यों नहीं लिया है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कुछ लोग के माइंड में ये डाउट आता है कि सर यहाँ पर आपने थर्मल एनर्जी लिख दी और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कर दिया, वर्क कहाँ चला गया? वर्क। तो चलिए, वर्क अगर आप लेते ना, तो वर्क क्या है? आई मीन अगर मैं इसको वर्क लेता भी, सपोज करो मैं यहाँ वर्क करता भी, द वर्क डन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड द वर्क डन फ्रॉम द राइट साइड, सपोज ये लिख भी देता मैं, बट वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लोअर पोर्शन की बात करो अगर आप, तो लोअर पोर्शन में जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो लोअर साइड से, मतलब जो गैस का लोअर पार्ट है, लोअर गैस, इस लोअर गैस की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और अपर गैस की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। और अगर ये पिस्टन ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, फोर्स फ्रॉम द लोअर साइड इज अपवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड। सो लोअर साइड की गैस एक पॉजिटिव वर्क करेगी बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शंस में है, तो ये चीज़ प्लस में आएगी। अपर पार्ट की जो गैस है, फोर्स फ्रॉम द अपर पार्ट इज डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, तो अपर पार्ट की गैस नेगेटिव वर्क करेगी। और अब जो मेन पॉइंट है, ये दोनों वर्क अमाउंट में बराबर आएंगे, क्योंकि जब आप पिस्टन को मासलेस कह रहे हो, पिस्टन इज मासलेस, और क्वासी स्टैटिक कंडीशंस लगा रहे हो। क्वासी स्टैटिक कंडीशंस लगाने का मतलब ये हुआ कि इधर और इधर से इक्वल फोर्स आनी चाहिए। सिस्टम आपका ये लगभग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मानते हैं, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है कि अपर साइड से और लोअर साइड से लगभग बराबर फोर्स लगे। तो जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं और अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक कॉमन डिस्प्लेसमेंट है, तो जितनी वैल्यू का ये पॉजिटिव वर्क है उतनी ही वैल्यू का ये नेगेटिव वर्क है, और इस वजह से टोटल वर्क जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो ज़ीरो आएगा। इसीलिए मैंने बिगिनिंग में इसको कंसिडर नहीं किया था, बट धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्यों नहीं इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है बच्चा, सो आप होप कि कुछ कंसेप्ट्स आपके इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इम्प्रूव करे होंगे। इनको वॉच करो, एनालाइज करो क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके बाद आप इसके सिमिलर क्वेश्चंस जो भी हैं आपके हैं, आपके प्रैक्टिस बुक, जो रेगुलर प्रैक्टिस बुक है, HC वर्मा से आप ट्राई करते हो, या फिर IE इरिडो से सॉल्व करते हो, या फिर JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को और एनर्जी का जब आप बैलेंसिंग वगैरह दिखाते हो तो। ठीक है, आप बताना मुझे, अगर कोई डाउट होती है तो फिर से कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें लिखोगे,
या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कल फिर कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।